नमस्कार दोस्तों। आज मैं बता रहा हूँ कि कोई भी देश शक्तिशाली देश कैसे बनता है, उसकी क्या शर्तें हैं, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी देश शक्तिशाली तभी बनता है जब वो देश धर्मनिरपेक्ष हो। जैसे अमेरिका का इतिहास भारत से के बहुत बाद का है, जो कि अमेरिका 500 से 600 साल पहले बसा है, जबकि भारत का इतिहास लगभग 250 से 3000 वर्ष पूर्व का है, जिसको बीसी कह लें। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से इसका इतिहास मिलने लगता है। लेकिन आज तक यह देश शक्तिशाली क्यों नहीं बना है, उसका कारण क्या है, मैं उसी के बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। पहला चीज़ तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, उसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य जैसे शब्दों को जोड़ा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि धर्म के मामले में राज्य की तटस्थता। लेकिन आज देश में जब शासक ही धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जैसे मोदी जी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे। अगली चीज़, देश के विकास में सभी लोगों की भागीदारी हो, चाहे वो निर्वाचन हो। यह 7वें चरण का निर्वाचन खत्म भी हो चुका है, लेकिन पिछले 2014-19 में जो कोई भी अब बता दे कि बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम बना है, क्योंकि इन लोगों को, इस संप्रदाय के लोगों को टिकट ही नहीं दिया गया है। शायद इस बार एक कैंडिडेट को असम में दिया गया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक साजिश के तहत इस पार्टी के लोग ही उस मुस्लिम कैंडिडेट को हराने में लगे हुए हैं। ये तो परिणाम 4 जून को ही पता चलेगा कि जो असम में जो मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं, वो जीत पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो सबकी भागीदारी नहीं है। दूसरी चीज़ की, नागरिक शिक्षित और समर्थवान हो, लेकिन लॉकडाउन के कारण इतने दिन स्कूल बंद हो गए। जो भी गरीब थे वो शिक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि उनका पढ़ाई लगभग समाप्त हो गया। और जो एक बार रेस से बाहर हो जाता है वो बाहर हो जाता है। 99% उम्मीद होता है कि वो रेस में फिर आ नहीं पाता। ये खास करके गरीब तबके के लोगों को साथ किया गया, जो समय लॉकडाउन किया गया। दूसरी चीज़ की, शक्तिशाली देश होने के लिए लोगों को रोज़गार सुलभ होना चाहिए। लेकिन 8 नवंबर 2016 के विमुद्रीकरण ने, जो मोदी जी ने एक तरह से तानाशाही या सनकी दिमाग वाले कह लीजिए, कि जिन्होंने जो विमुद्रीकरण किया, उसके बाद जो देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, वो आगे बढ़ते ही रह गई। उसका एक कारण जीएसटी इतना ऊंचा ले जाया गया, जिसके कारण छोटे कारोबारी अब फुटपाथ करके रेहड़ी पटरी वाले लगाने वाले लोग बर्बाद हो गए। 2020 के लॉकडाउन ने ही तो ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि अचानक लॉकडाउन लगाया। अब जब अपना इलेक्शन आता है तो उसके 2 साल पहले 10,000 रुपया रेहड़ी पटरी वाले को व्यवसाय करने के लिए देते हैं। बताइए, ऊँट के मुंह में जीरा क्या करेगा। इतने बड़े बड़े महानगर में इतनी महंगाई है, 10,000 रुपया में क्या होगा। 10,000 रुपया में एक रूम का, एक मकान का किराया भी नहीं होता है। जब रहेंगे ही नहीं तो रोज़गार कहाँ से करेंगे। इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि देश शक्तिशाली कैसे बनेगा। ये जो बार बार नारा देते हैं कि 2047 तक देश शक्तिशाली बनेगा, उसका आप कुछ भी तो बताएं, उसका रीज़न तो बताएं। और निर्वाचन हो भी गया है, एक्सिस पोल में एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखा रही है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। और कांटे की टक्कर में ऐसा नहीं है कि सब एनडीए गठबंधन ही जीत जाएंगे, कुछ सब लोग बता रहे हैं। लेकिन ये जो बिकाऊ मीडिया वाले हैं, जो पत्रकार हैं, जो पैसा लेकर के मैनिपुलेट कर लेते हैं, उनके कहने पर देश की जनता को नहीं जाना चाहिए, वो परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। ये भी एक शक्तिशाली देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग, पत्रकार जो है, बिकाऊ हो जाते हैं। क्योंकि शक्तिशाली देश बनने के लिए विचार व्यक्ति निष्पक्ष रूप से रखना चाहिए, बिकाऊ नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। जैसे एक अमेरिका में अभी जो ट्रंप का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी वो
प्रेमिका को पैसा देने के मामले में फंसे हैं, उनमें उनको सज़ा हो सकती है। और ये दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। लेकिन आप पुणे में एक जो पोर्स गाड़ी से जो एक जो बड़े घर के औलाद ने जो 2 इंजीनियर को टक्कर मार के हत्या कर दिया, एक तरह से ये ऑर्गेनाइज हत्या ही करेंगे। उस बेटे को बचाने के लिए महाराष्ट्र के जो सत्तारूढ़ दल के नेता लगे हुए हैं किस तरह बचे। लेकिन वहाँ पे भी उनको मैं दाज दूंगा। जो भी ये 2 मौत के शिकार बने इंजीनियर को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे देश शक्तिशाली नहीं बनेगा, क्योंकि शक्तिशाली बनाने के लिए कानून सब एक हो, संविधान एक हो, न्याय व्यवस्था समान हो, तभी देश शक्तिशाली बनेगा। पत्रकारिता को लोकतंत्र का 4 पिलर कहा जाता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था। लेकिन पत्रकारिता भी निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि देश को शक्तिशाली बनाने में पत्रकारिता का प्रेस का बहुत अहम भूमिका होती है। और प्रेस और पत्रकारिता को समाज का, देश का दर्पण कहा जाता है। तो शक्तिशाली बनाने का ये भी एक लक्षण है। सबका विकास सुनिश्चित हो, लेकिन आप देख लीजिए किसका विकास से सुनिश्चित हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ 1 से 2% कैपिटलिस्ट जो हैं उनका विकास हो रहा है, बाकी मारे मारे फिरते चल रहे हैं। अगली चीज़ कि विरासत से मिली हुई वस्तु को संभाल। बेटा वो है जो बाप की दौलत को, बाप की विरासत को 1 रुपया से 1.5 रुपया, 1.25 रुपया कर दे, नहीं तो कम से कम 1 रुपया रहने दे। नहीं तो उस बेटा को, उस शासक को नालायक कहा जाता है, निकम्मी कहा जाता है। और आज देश में देख रहे हैं, जो भी देश का जो विरासत मिला हुआ था, चाहे जिस तरह की विरासत हो, वो सब लगभग ध्वस्त हो चुका है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं हो। तो शक्तिशाली कैसे बनेगा? देश की जनता सुरक्षित हो। लेकिन आज देश की जनता कोई भी, जो अधिकांश, जो खासकर गरीब तबके के, वो ओबीसी, SC ST और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उसका एक घटना, हाथरस की घटना, जो वाल्मीकि लड़की के साथ किस तरह से बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, उसके बाद चाहे उन्नाव का घटना हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घटना हो, इस तरह की देश में हज़ारों घटनाएं खास करके ओबीसी, SC ST और कमज़ोर तबकों के लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन कुछ जो न्यूज़ आते हैं, हाईलाइट होते हैं, जो लड़की साहसी होती हैं, चाहे वो निर्भया हो, चाहे हाथरस की लड़की हो, चाहे वो उन्नाव की लड़की हो जो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़ी, जिसके कारण हम लोग तक जानकारी मिलती है। और इस जानकारी मिलने पर हम लोग जैसे लोग जो हैं इसकी बात को उठाते हैं, न्यायालय में उनके न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय भी मिलती है। इससे क्या होता है कि लोगों में डर पैदा होता है, दबंगों में डर पैदा होता है, सवर्णों में डर पैदा होता है। क्योंकि सैया भइल कोतवाल ताप का है को डर, क्योंकि पुलिस व्यवस्था और जो नेता है या जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी हैं, ये सब कोतवाल की तरह से सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब न्यायालय से उनका सज़ा फिनिश कर दिया जाता है, तब उनमें डर पैदा होती है, तब उनमें डर के भय के कारण वो फिर ऐसा करने से बाज आते हैं। चाहे जो भी इस न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको सैल्यूट है। चूँकि अगली बात कि देश की जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। अब बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि को देखे होंगे, उन पर हमला किया जा रहा है, सताया जा रहा है, क्योंकि इनके फेवर में नहीं आते हैं, इनकी फेवर में पार्टी को विलय नहीं करते हैं, इसके कारण सताया भी जा रहा है। तो देश की जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? अगली चीज़ कि जो भी है, जो अगर मान लिया जाए कि जो भी यहाँ जो महसूस कर रहे हैं आज देश में सुरक्षा के लिए, वो हिंदू कम्युनिटी ही महसूस करते हैं। मुस्लिम में तो, दलित में तो, खास करके हिंदू में सवर्ण सुरक्षित कर रहे हैं, जो भी कैपिटलिस्ट वर्ग के हैं, बाकी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश में हर जगह शांति, अमन कायम होना चाहिए शक्तिशाली देश के लिए। लेकिन आज हर लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं, भय के वातावरण में ऐसे जी रहे हैं, लग रहा है उनको कब क्या हो जाएगा। ये भी डर पैदा हो गया कि अगर तीसरी बार अगर मोदी सरकार आ गई तो देश की क्या हाल होगी, कौन लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक होता है कि जहर दे करके मारना, एक होता है कि धीरे धीरे जहर दे करके मारना। जो धीरे धीरे जहर देने का मतलब है, जो कि ईडी है, CBI है, चाहे इस तरह के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जिसके पद पर सरकार अपने मन के लायक को बैठाते हैं, दलाल को बैठाते हैं, और सही आदमी को ही परेशान किया जाता है।
तो ये ठीक नहीं है। पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छा हो, लेकिन आज आपका जो सबसे बढ़िया पड़ोसी देश मालदीव था या श्रीलंका था या और जो इससे देश छोटे छोटे थे, वो लगभग सब हट चुका है। देश की सीमा सुरक्षित हो, लेकिन देश की सीमा सुरक्षित नहीं है। चाइना और पाकिस्तान ने क्या हाल बनाए हुए हैं, जैसे अदना सा देश म्यांमार ने क्या हाल बनाए हुए हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इतना भी कुचल कुचल कर नहीं चले कि जो रात में मजदूर भी सो रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, वो भी आपके दबाव में कुचल जाए, मर जाए। मेरा कहने का मतलब कि इतना अब वैधानिक या संवैधानिक कार्य न करें कि लोगों को रोजी रोजगार भी नहीं मिले, सब भूख के प्यासे रह जाए, मर जाए, जो आपने किया है। अगली चार यहाँ पे एक और शेर कहा गया, उड़ रही है पल पल ज़िंदगी रेत सी और हम वहम में हैं कि हम बड़े हो जाए। मोदी जी या शाह जी बोल रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली देश बना रहे हैं, भारत विश्व में गुरु बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ लोगों की ज़िंदगी जो है कि रेत की तरह उड़ रहे हैं। जैसे रेत उड़ता है कि उसका पता ही नहीं चलता, इतना अंधकार हो जाता है रेत उड़ने के बाद कि लोगों को कोई दिखाई ही नहीं देता। कि चलते ये वहम में नहीं रहें कि देश बहुत शक्तिशाली हो रहा है, चाहे ये हो रहा है, क्योंकि ये सब शर्तें हैं जो शक्तिशाली देश में होना चाहिए। ये जो नहीं हो रही है, ये बहुत दुख की बात है। थैंक यू।